सो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था जोर एंड मल्टीप्लाई क्वेश्चन पे, जो कि इसी कंपटीशन कोडशेफ स्टार्टर्स 45 का था। और उसके कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि इसी कंपटीशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ केबीजी एंड जीएन थ्योरी, उस पर भी वीडियो बना दीजिए। सो ये वीडियो उसी पे है, कोडशेफ स्टार्टर्स 45 का क्वेश्चन केबीजी एंड जीएन थ्योरी। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये एडिटोरियल देख रहे हो और आपको अगर मेरे एडिटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो आपके जितने भी ग्रुप्स है, कॉलेज ग्रुप्स, स्कूल के ग्रुप्स, कोडिंग के ग्रुप्स, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, वहाँ पे अगर पॉसिबल है तो ये वीडियो और चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल पाए। So as always, let's start by understanding the question KBG and GN theory. After solving some graph theory related problems, KBG challenged Samir to solve the following problem. ठीक है, स्टोरी है, नीचे प्रॉब्लम दी गई है। There is an undirected graph consisting of n vertices numbered from 1 to n. क्या बोला गया है कि एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, जिसमें कि n वर्टाइसिस है नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ का क्या मतलब कि जो एजेस होंगी वो बाई डायरेक्शनल होगी। जैसे कि ये एज है तो आप इस वर्टेक्स से यहाँ भी जा सकते हो और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, दोनों डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन नहीं है एजेस की। For every pair of vertices u and v where u is not equal to v in the graph, there is a undirected weighted edge between u and v if and only if u divides v with weight v by u। ठीक है, क्या बोला गया है कि ग्राफ में सभी पेयर, फॉर ऑल पेयर्स ऑफ वर्टाइसेस u v वेयर u इज नॉट इक्वल टू v, और अगर v को u डिवाइड करता है, मतलब कि v बाई u एक इंटीजर है, v मॉड्यूलो u 0 है, तो इस केस में ये v नंबर का वर्टाइस और u नंबर का वर्टाइस, इन दोनों के बीच में एक वेटेड एज है, मतलब कि इस एज का कुछ वेट है। वेट क्या है? v बाई u है। वेट का क्या मतलब कि अगर आपको यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स करना है या यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स करना है तो ये उसका कॉस्ट होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। सो दिस इज अ वेटेड अनडायरेक्टेड एज फॉर ऑल सच पेयर्स v, u। नोट दैट सच अ ग्राफ विल नॉट हैव सेल्फ लूप्स एंड मल्टीपल एजेस। ठीक है, सेल्फ लूप्स का क्या मतलब हो गया? जैसे कि u को u खुद भी डिवाइड करता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि सेल्फ लूप्स बेसिकली वो होते हैं कि जो एज उसी वर्टेक्स पे आती हो। ठीक है, तो ये तो ट्रू है, u डिवाइड्स u, बट सेल्फ लूप्स नहीं होगी इस ग्राफ में और मल्टीपल एजेस भी नहीं होगी, मतलब कि v और u के बीच में दो एज नहीं होगी, एक ही होगी। मल्टीपल एजेस का मतलब क्या होता है कि दो वर्टाइसेस के बीच में एक से ज़्यादा एज, उनको मल्टीपल एजेस बोलते हैं। यू मस्ट आंसर क्यू क्वेरीज। इन ईच क्वेरी यू आर गिवन टू वर्टाइसेस u एंड v। यू मस्ट फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स u टू v। ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें क्यू क्वेरीज आंसर करनी है। हर एक क्वेरी में हमें दो इंटीजर्स u और v दिए गए हैं, तो हमें ये जो वर्टाइसेस है u और v, उन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो बताना है। ठीक है, आई मीन ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, थ्रू मल्टीपल एजेस, ये बताना है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n और q, दैट इज नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन द ग्राफ, और q है नंबर ऑफ क्वेरीज। और फिर नेक्स्ट q लाइन्स में दो इंटीजर दिए गए हैं u और v, मतलब कि ये क्वेरीज है, इसके लिए हमें आंसर बताना है कि u और v के बीच में मिनिमम डिस्टेंस वाला पाथ कौन सा है। और एजेस किस तरह से है? फॉर एवरी पेयर और u, v वेयर v इज कैन बी डिवाइडेड बाई u, देयर इज एन वेटेड एज विच इज अनडायरेक्टेड हुज वेट इज v बाई u। ठीक है, सो हमें मिनिमम डिस्टेंस बताना है फॉर ईच क्वेरी बिटवीन वर्टाइसेस u एंड v। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें ग्राफ किस तरह का दिया गया है, ग्राफ जो है उसमें n वर्टाइसेस है और एजेस कितनी है? देयर आर एजेस बिटवीन ऑल पेयर्स u, v वेयर u इज नॉट इक्वल टू v। u, v क्या है? वर्टाइसेस के नंबर, n वर्टाइसेस है नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। और एजेस कैसी है? बिटवीन ऑल पेयर वर्टाइसेस पेयर u, v वेयर u इज नॉट इक्वल टू v एंड v कैन बी डिवाइडेड बाई u। ठीक है, और इस एज का वेट क्या है? v बाई u। तो हमें क्यू क्वेरीज आंसर करनी है। हर एक क्वेरी में दो वर्टाइसेस के नंबर दिए गए और उन दोनों वर्टाइसेस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस हमें बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझते ही अगर मान लो हमें एक क्वेरी में क्या समझ में आता है कि अगर u और v दिए गए हैं और v कैन बी डिवाइडेड बाई u, अगर ऐसी क्वेरी है, ठीक है, ये क्वेरी का फॉर्म मैं बता रहा हूँ, तो एक बात तो जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि u और v के बीच में डायरेक्टली एक एज होगी, बिकॉज v कैन बी डिवाइडेड बाई u, जिसका वेट v बाई u होगा। ठीक है, तो एक तो इस तरह की क्वेरीज होगी जिसमें कि v बाई
u इज एन इंटीजर, मतलब कि v मॉड्यूलो u 0 है, मतलब कि उन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट एज है। देयर कैन बी अदर पाथ्स ऑल्सो। दूसरी टाइप की क्वेरी क्या होगी, जहाँ पे v और u में v मॉड्यूलो u इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब कि ये v बाई यू इंटीजर नहीं है, उनके बीच में डायरेक्ट एज नहीं होगी, इनडायरेक्ट हो सकती है। और ये डायरेक्ट वाले में भी यही आंसर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट देयर इज एटलीस्ट वन डायरेक्ट एज, ठीक है। तो अगर हम दो ऐसे केस बना के सोचे तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो पहला वाला केस है उसके बारे में सोचना थोड़ा ईजी है, विजुअलाइज करना, राइट। तो पहले हम इस तरह के केस को देखते हैं, फिर देखते हैं कि इनके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट केस क्या बनता है, फर्स्ट केस, सेकेंड केस। फर्स्ट केस क्या है कि भाई हमें क्वेरी में दो वर्टाइसिस दिए गए u और v, जिसके बीच में हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, और यहाँ पे v बाई यू एक इंटीजर है, मतलब कि v कैन बी डिवाइडेड बाई u। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक काम करते हैं, मेरे पास 100 से ज़्यादा वर्टाइसिस है, ठीक है, और क्वेरी में मुझे दिया गया है कि भाई 5 और 100 नंबर के वर्टाइस के बीच में मुझे डिस्टेंस बताओ। तो एक तो क्या हो सकता है कि v कैन बी डिवाइडेड बाई u, मतलब इनके बीच में एक एज होगी, उसका वेट कितना होगा 100 बाई 5, दैट इज 20। तो एक तो ये हो सकता है कि 5 से आप सीधा 100 चले जाओ और यहाँ पे कितना होगा डिस्टेंस 20। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई 5 से 50 में जाओ, 50 से 100 में जाओ, ये वाली एज क्या होगी, इसका वेट 50 बाई 5 दैट इज 10, और ये 100 बाई 52, तो टोटल क्या हो गया 12, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो अब इनमें तो फर्दर डिवाइड में नहीं कर सकता, ठीक है, 50 से 100, इसके बीच में 50 का कोई 50 से एज 100 की तरफ होगी, क्योंकि 50 का मल्टीपल 100 150 ऐसे है, तो यहाँ बीच में कहीं पे एज नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 25, 25 से 50 और 50 से 100, तो 50 से 100 की एज का वेट भी 2, 25 से 50 का भी 2, और ये 5, तो 5 + 4 9 डिस्टेंस हो गया। इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 5 से लेके 25 है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 5 से लेके 10, 10 से लेके 50, 50 से लेके 100, तो ये 2, ये 5 और ये 2, तो ये भी 9। तो मिनिमम आई गेस इस केस में 9 हो रहा है। तो इस केस को देख के क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ एजेस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा टोटल जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। यहाँ पे एक एज थी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। और अगर इसको हम जनरल केस में देखने की कोशिश करें तो ये सच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई वर्टाइस है और मुझे किसी दूसरी वर्टाइस पे जाना है, ये u है, ये v है, ठीक है, और मान लो कि v बाई यू एक्स है और ये x एक इंटीजर है, ठीक है, लेट्स से इट इज x², ठीक है। हम जनरल देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्टाइस, नंबर ऑफ एजेस हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या सच में ये डिस्टेंस कम हो रहा है। डिस्टेंस क्या है बेसिकली कि एजेस जितनी भी होगी रास्ते में उनके वेट का सम, और वेट क्या है कि अगर मैं u से v की तरफ जाता हूँ तो v बाई यू मेरा एज का वेट होगा, तो सम ऑफ वेट्स ऑफ एजेस ऑन द पाथ इज माई टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ एजेस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस कम हो रहा है। अगर इसको मैं जनरल एक केस देखने की कोशिश करूँ तो अगर मुझे u से v की तरफ जाना है और v बाई यू मान लो कोई x² है, ठीक है, तो एक तो मेरा पाथ क्या होगा कि मैं u से लेके v तक डायरेक्ट चला जाऊं और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगा x², ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं u से लेके x टाइम्स u तक जाऊं, ठीक है, और फिर x टाइम्स u से लेके मैं x² u तक जाऊं। अब x एक इंटीजर है ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, और x² u क्या है, इट इज़ नथिंग बट v, बिकॉज v बाई यू इज x², v इज u x²। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो इस एज का वेट कितना होगा xu बाई यू दैट इज x, इस एज का वेट कितना होगा x²u बाई xu दैट इज x, तो टोटल वेट कितना हो गया 2x, और यहाँ पे x², ठीक है, एंड 2x विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू x², क्योंकि x की वैल्यू 1 तो होगी नहीं, x की वैल्यू 1 मतलब क्या सेल्फ लूप हो गया, और क्वेश्चन में दिया गया है कि सेल्फ लूप है ही नहीं, हम दो डिफरेंट वर्टिसेस के बीच में ही ट्रैवर्स करेंगे। तो x की वैल्यू 2 रखो तो ये 4, ये 4, 3 रखो तो ये 6, ये 9, 4 पे ये 8, ये 16, सो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर,
ठीक है। तो जैसे हमने नंबर ऑफ वर्टाइसेस बढ़ाए, यहाँ हमने एक जनरल वेरिएबल लिया x और हमें पता चला कि भाई टोटल डिस्टेंस कम हो जाता है। अब अगर मैं x को भी फर्दर √x और √x में डिवाइड करता हूँ तो टोटल क्या हो जाएगा, x और x, जैसे कि एक एज थी x² की, मैंने दो ली x और x की। अब अगर मैं इनको भी √x और √x वाली दो एजेस में डिवाइड करता हूँ तो टोटल क्या हो जाएगा 4√x, विच इज अगेन लेस देन 2x। प्रूफ कैसे करेंगे, अज्यूम कर लो कि √x इक्वल्स टू u, सॉरी मान लो k, सो दिस इज हाउ मच 4k, और 2x कितना हो जाएगा 2k²। तो अगेन 4k इज लेस देन 2k² बिकॉज 2k इज लेस देन k²। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे जनरलाइज भी हमें पता चल गया कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ एजेस जो है वो बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा टोटल डिस्टेंस कम होता जाएगा। सो अवर आंसर वुड बी दैट इन विच द नंबर ऑफ एजेस आर मैक्सिमम टू रीच फ्रॉम u टू v। अब अगर मुझे अगर v डिवाइड्स u है तो v बाई u जो है वो कोई इंटीजर होगा k, तो k की जितनी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है उतने एजेस हम बना सकते हैं, एंड मोर द एजेस वी मेक लेसर विल बी द टोटल डिस्टेंस। मतलब कि अगर k की वैल्यू है 100 तो इसको मैं किस तरह से तोड़ सकता हूँ, अगर v बाई यू k है और k की वैल्यू 100 है तो इट वुड बी 2 × 5 × 2 × 5, राइट। तो मैं u से लेके 2u तक जाऊंगा, 2u से 4u तक जाऊंगा, 4u से 20u तक जाऊंगा और 20u से 100u तक जाऊंगा, और 100u इज नथिंग बट v। इस एज का वेट 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका 5 होगा, इसका 5 होगा। 100 by 20 इट्स 5, 20 by 4 इज 5, 4 by 2 इज 2 एंड 2 by 1 इज 2। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस केस का हमें आंसर मिल गया। अगर v बाई u एक इंटीजर है, v कैन बी डिवाइडेड बाई u, तो k का जितना भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हमें बेसिकली ऐड कर देना है। k का प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 × p2 × p3, तो हमारा आंसर हो जाएगा p1 + p2 + p3 बिकॉज दैट वुड बी द वेट ऑफ आवर एजेस। ठीक है, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो अलग पार्ट में देखेंगे, अभी कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब सेकेंड केस है जहाँ पे v मॉड्यूलो u 0 नहीं है, मतलब कि इनके बीच में डायरेक्ट एज तो नहीं है, तो इनडायरेक्टली जाना पड़ेगा। अब इनडायरेक्टली का क्या मतलब, मान लो ये u है और ये v है, तो इनके बीच में कोई एक कॉमन वर्टाइस होगा जहाँ पे मैं इनडायरेक्टली यहाँ भी पहुँच पाऊँ और यहाँ भी पहुँच पाऊँ। तो मैं u से लेकर पहले यहाँ पे जाऊँगा और फिर यहाँ पे जाऊँगा। तो ऐसा कौन सा वर्टाइस होगा, ये वो वाला वर्टाइस होगा विच कैन बी डिवाइडेड बाई u एज वेल एज विच कैन बी डिवाइडेड बाई v। सो आई कैन से दिस इज नथिंग बट LCM ऑफ u, v। LCM से ज़्यादा भी हो सकता है, अगर u2 है और v3 है तो LCM क्या हो गया 6, तो 6 नंबर का वर्टाइस हो सकता है, 2 से 6 फिर 6 से 3, 6 की जगह 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। बट बिकॉज हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो हम LCM के थ्रू जाएंगे, जिससे कि नंबर ऑफ एजेस कम होगी, और उसमें भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी तरह। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज व्हेन u कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई v, हम LCM तक जाएंगे u से v तक, और फिर LCM से v तक जाएंगे, सॉरी u से LCM तक जाएंगे और LCM से v तक जाएंगे। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस LCM ऑफ u, v अपॉन u, because this can be divided by u, because LCM of u, v can always be divided by u। तो अब ये वाला केस हो गया, v can be divided by u, this can be divided by this, तो इसकी कुछ वैल्यू होगी k1। सिमिलरली इसका कितना होगा डिस्टेंस, LCM ऑफ u, v बाई v, लेट से ये कोई k2 है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा लेट से इट इज p1 × p2 × p3 स्क्वायर समथिंग, इसका है p4 × p5, तो ये कितना हो जाएगा p1 + p2 + 2 टाइम्स p3, ये कितना हो जाएगा p4 + p5। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया, इन दोनों का सम। ठीक है, तो अगर मैं समराइज कर दूं जल्दी से, तो u और v के बीच में अगर v कैन बी डिवाइडेड बाई u, देन द मिनिमम डिस्टेंस इज द वन इन विच देर आर एज मेनी एजेस एज पॉसिबल। जो टोटल v बाई यू वाला टर्म है मल्टीप्लीकेशन, उसको जितने ज़्यादा फैक्टर में डिवाइड करेंगे उतना हमारा टोटल सम कम आएगा। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे प्राइम फैक्टराइज ले लेंगे और
उनकी एजेस बना लेंगे P1, P2, P3। तो ओवरऑल मान लो V बाई यू K है, तो K का जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उनका सम ही ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस केस में V कैनॉट बी डिवाइडेड बाई U, तो हमें कुछ मिडल पॉइंट चाहिए होगा जहां से हम V तक चले जाएं। तो मिडल पॉइंट वी टेक इट एज LCM ऑफ VU, बिकॉज वहां से दोनों का पाथ होगा और ये मिनिमम होगा। फिर LCM इंटू 2 भी हम ले सकते हैं, इंटू 3 भी ले सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो अब ये वाला केस इसमें कन्वर्ट हो गया, ये वाला केस भी इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब इन दोनों का सम लेके हम ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया है। बेसिकली हमें V बाई यू का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के ऐड करना है, और इस केस में LCM ऑफ U V बाई यू का प्राइम फैक्टराइजेशन प्लस LCM मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के जो प्राइम फैक्टर्स है उनका सम प्लस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ LCM U, V बाई V। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, जैसे कि अगर थोड़ा बहुत डाउट बचा हुआ तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करने से पहले, अगर आप एक रॉकस्टार डेवलपर बनना चाहते हो एंड यू वांट टू गेट प्लेस्ड एट टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, देन आपके लिए न्यूटन स्कूल बेस्ट प्लेस है। यहाँ के फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल होकर आप एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हो एंड यू कैन गेट प्लेसमेंट ऑफ एनीवेयर बिटवीन 5 LPA अप टू 40 LPA। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स कि जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर यू रजिस्टर योरसेल्फ एट द लिंक विच इज़ गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसा कि हमने कंसेप्ट में दो पार्ट्स देखा था, एक तो क्वेरीज में U और V जो दो वर्टेक्स नंबर दिए गए वो इस टाइप के जहाँ पे V इज डिवाइडेड बाई U, और एक ऐसा है जहाँ पे V इज नॉट डिवाइडेड बाई U। ठीक है, तो दोनों केस में हम क्या करते थे, जहाँ पे V बाई U V कैन बी डिवाइडेड बाई U, हम उनका V बाई यू जो फैक्टर है, जो एक वैल्यू मिलती है, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उनके जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स आते हैं उनको ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। और दूसरे केस में हम LCM लेंगे दोनों का, फिर U से लेके LCM तक और LCM से लेके V तक जाएंगे और वहाँ पे भी यही करेंगे। जो प्राइम LCM बाई U का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा और LCM बाई V का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, उसमें जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका समेशन। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, एक तो हमें LCM चाहिए होगा, मतलब कि GCD निकालना पड़ेगा। दूसरा हमें नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब नंबर्स कहाँ तक दिए गए हैं, n की वैल्यू 10 की पावर 5 तक दी गई है, मतलब U और V की वैल्यू भी 10 की पावर 5 तक जा सकती है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए मुझे एक बेस्ट मेथड क्या हो सकती है, अगर मुझे मान लो कोई वैल्यू है K, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो इसका सबसे जो सबसे छोटा फैक्टर जो है अगर उससे मैं डिवाइड कर दूं, मान लो इसका सबसे छोटा फैक्टर है, उसको मैं P के नाम देता हूं, तो while K is greater than 1, K equals to K upon PK। PK क्या है, it is the smallest prime factor of K, तो उससे वो डिवाइड हो जाएगा और K की नई वैल्यू आ जाएगी, फिर उस K के लिए वापस PK से उससे डिवाइड होगा और वो डिवाइड होता जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आंसर वेरिएबल लेंगे जिसमें हमेशा आंसर इक्वल टू आंसर प्लस PK करते रहेंगे, मतलब कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा एट जो भी स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर डिवाइड करेगा K की वैल्यू को एट ईच स्टेप, वो आंसर में ऐड होता जाएगा, क्योंकि वो एज का जो डिस्टेंस होगा वो होगा। ठीक है, तो ये हमें करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें 10 की पावर 5 तक सभी के स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर विच डिवाइड्स दैट नंबर वो चाहिए, वो पहले से स्टोर होगा तो बेटर रहेगा। यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, CO फिरेंथोसिस का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। उसका क्या फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एरे लेता हूँ प्राइम, ठीक है, मान लो ये मैं लेता हूँ P ऑफ 10 की पावर 5 प्लस 1, मतलब मैं 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक के इंडेक्सेस की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो उसमें हम क्या करते थे, पहले मैं कोड यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते थे, P ऑफ I इक्वल टू I कर देते थे, मतलब कि उसका जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है वो खुद ही है ऐसा अज्यूम करते थे। फिर फॉर, अब प्राइम फैक्टर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, I इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 5 I प्लस प्लस, इफ P ऑफ I इक्वल्स टू I, मतलब अभी तक भी उसका वही प्राइम फैक्टर है, तो इसके जितने भी मल्टीपल्स आएंगे फ्रॉम I स्क्वायर अप टू 10 की पावर 5, जिनकी वैल्यू P ऑफ J मान लो मैं लेता हूँ, वो J ही है, तो उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा I। फॉर यहाँ पे मैं अभी कोड लिख देता हूँ और फिर कोड भी दिखा देता हूँ। J इक्वल टू I स्क्वायर
जे इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 5, जे प्लस इज इक्वल टू आई। प्लस इज इक्वल टू आई क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि आई स्क्वायर फिर आई स्क्वायर प्लस आई, जो आई के मल्टीपल्स है उसमें ही हम जानना चाहते हैं, क्योंकि उसमें ही आई जो है वो प्राइम फैक्टर हो सकता है। इफ पी ऑफ जे इक्वल्स टू जे, देन पी ऑफ जे इक्वल्स टू आई। पी ऑफ जे इक्वल टू जे का क्या मतलब है कि अभी तक आई से छोटा कोई प्राइम फैक्टर उसको नहीं मिला है, अभी भी पी ऑफ जे इक्वल टू जे ही है। और अगर पी ऑफ आई आई ही रहता है जब तक हम 2 से लेके आई तक जाते हैं, इसका मतलब ये खुद का ही स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है। तो उसके मल्टीपल्स में हम देखेंगे कि अभी जितने नंबर्स को स्मॉलेस्ट आई से छोटा प्राइम फैक्टर नहीं मिला उसको हम आई दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की मैं बात करूं, तो इनिशियली मैंने इनके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर जो इनको डिवाइड करते हैं वो पी ऑफ आई इक्वल टू आई कर दिया इस स्टेप में, ठीक है। फिर 2 से मैंने मूव होना स्टार्ट किया और 2 आई स्क्वायर से लेके प्लस आई करता गया। तो 2 फिर 4, 2 का स्क्वायर क्या है 4, फिर 4 फिर 6 फिर 8 और फिर 10। और इनमें क्या है, P ऑफ 4 इज 4, यस, मतलब कि P ऑफ जे इक्वल टू जे, तो P ऑफ जे की वैल्यू आई कर दो, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये क्या डिनोट करता है कि इनके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स 2 है। फिर 3 में मैं गया, P ऑफ 3 इक्वल टू 3, मतलब ये खुद में ही प्राइम है, तो इसके जो भी मल्टीपल है जहाँ पे P ऑफ जे इक्वल टू जे है उनको आई कर दो। तो 3 का तो एज इट इज रहेगा। फिर 3 के बाद कहाँ हम चले जाएंगे, 9 पे। अब 6 पे क्यों नहीं गए, क्योंकि उसका P ऑफ जे पहले तो वो आई स्क्वायर से छोटा नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लो यहाँ पे 12 भी होता तो उसमें भी 2 आ चुका होता। तो 3 से हम 9 में जाते, फिर 9 से 12 में जाते, फिर 12 में देखते P ऑफ जे नहीं है तो इसका 2 ही रहने देते, ठीक है। तो ये 3, फिर यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। फिर ये P ऑफ आई इक्वल टू आई नहीं है, ये P ऑफ आई इक्वल टू आई है, इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पे आप देखो तो हमें 1 से लेकर 10 तक के सभी स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स मिल गए। तो अब हम एक ही स्टेप में बता सकते हैं P ऑफ आई का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, ठीक है। तो ये मेथड है, हालांकि ये यहाँ पे अलग से डिस्कस कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n log n होती है, जहाँ पे n की वैल्यू 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर 5 log 10 की पावर 5 होगी। अब क्या करना है, अब हर एक क्वेरी के लिए अगर u और v हमें दिया गया है, अज्यूमिंग के v इज ग्रेटर देन u, वरना हम उनको एक्सचेंज कर लेंगे। तो इफ v मॉड्यूलो u इक्वल टू 0 है, तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं काउंट v बाई यू, और p क्या है, ये एरे है, ठीक है। और अगर v मॉड्यूलो u इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे मिलेगा, u इंटू वी अपॉन जी सी डी ऑफ u कॉमा वी, फिर आंसर इक्वल्स टू काउंट ऑफ एलसीएम अपॉन u कॉमा p प्लस काउंट ऑफ एलसीएम अपॉन v कॉमा p, ठीक है। अब जीसीडी का फंक्शन में यहाँ पे नहीं लिख रहा है, काफ़ी सिंपल है। काउंट में हम क्या करेंगे, लॉन्ग काउंट, ये फंक्शन में एक तो मान लो ये a है और मेरा एरे p है। p क्या डिनोट कर रहा है, p ऑफ i की जो वैल्यू है वो i का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है। सो आंसर इक्वल्स टू 0 वाइल a इज ग्रेटर देन 1। a को उसके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करो, मतलब a इक्वल टू a अपॉन p ऑफ a, और आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस, सॉरी ये आंसर वाली लाइन ऊपर लिखनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे a चेंज हो रहा है। तो पहले आंसर ऐड करो और फिर a इक्वल्स टू a अपॉन p ऑफ a, ठीक है। तो इससे हर एक बार स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड होता जाएगा और वो आंसर में वैल्यू ऐड होती जाएगी, और यहाँ पे हम आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बेसिकली यही फंक्शन है जो हमने लिखा। अगेन यहाँ पे आंसर वाली जो लाइन है वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, वरना फिर k की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो p ऑफ k की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं कि
10 की पावर 5 लॉग 10 की पावर 5 जितनी हो सकती है, जो कि इसको काउंट करने में जाएगी। फिर इनमें भी ज़्यादा स्टेप्स नहीं लगेंगे, क्योंकि हर बार हम प्राइम फैक्टर को प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते जाएंगे तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे 10 की पावर 5 के सामने। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, और बोला गया है कि समेशन ऑफ क्यू ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 5। ठीक है, तो ये पहले ये कैलकुलेट होगा और हर एक क्वेरी में फिर ये तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली ये प्री प्रोसेस करने में ही इतना टाइम लगेगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।